आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल। मैं हूं आपके साथ रेखा मिश्रा। ईरान के खिलाफ चल रहे अमेरिका और इजराइल के युद्ध में केवल ये तीनों देश और मिडिल ईस्ट ही नहीं प्रभावित हो रहे हैं। इस तनाव के चलते पूरी दुनिया तेल संकट में फंस गई है। अब अमेरिका इस ऑयल क्राइसिस को दूर करने के लिए अपने सबसे बड़े दुश्मन रूस का सहारा ढूंढ रहा है। लेकिन जैसे युद्ध में ईरान जमकर अमेरिकी हमलों का मुकाबला कर रहा है, वैसे ही नैरेटिव वॉर में भी करारा जवाब दे रहा है। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराघची ने जो है शनिवार को रूस के तेल को लेकर अमेरिका के रुख की आलोचना की। उन्होंने दावा किया कि पहले जिन देशों पर रूस से तेल आयात बंद करने का दबाव डाला गया था, अब वही अमेरिका उनसे रूसी कच्चा तेल खरीदने की गुजारिश कर रहा है। यानी कि अराघची ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हुए कहा कि वॉशिंगटन ने महीनों तक भारत पर दबाव बनाया था कि वह रूसी तेल का आयात बंद कर दे, लेकिन जब ईरान के साथ जारी संघर्ष के कारण वैश्विक ऊर्जा बाजारों में तनाव बढ़ने पर वही अमेरिका देशों को रूसी तेल खरीदने के लिए प्रोत्साहित कर रहा है। ईरान के विदेश मंत्री ने एक्स पर लिखा, अमेरिका ने महीनों तक भारत को रूस से तेल आयात बंद करने के लिए धमकाया, लेकिन ईरान के साथ 2 हफ्ते के युद्ध के बाद अब व्हाइट हाउस दुनिया से, जिसमें भारत भी शामिल है, रूसी कच्चा तेल खरीदने की गुहार लगा रहा है। यूरोप पर भी साधा निशाना, यानी कि ईरानी विदेश मंत्री ने यूरोपियन देशों को भी आलोचना की। उन्होंने आरोप लगाया कि यूरोप ने ईरान के खिलाफ अवैध युद्ध का समर्थन इस उम्मीद में किया कि इसके बदले अमेरिका उन्हें रूस के खिलाफ मदद देगा। उन्होंने कहा, यूरोप को लगा कि ईरान के खिलाफ अवैध युद्ध का समर्थन करने से उन्हें रूस के खिलाफ अमेरिका का समर्थन मिल जाएगा। यह बेहद शर्मनाक है। अराघची ने अपनी टिप्पणी के साथ फाइनेंशियल जो है उसकी भी जानकारी, जो फाइनेंशियली जानकारी है उसे भी साझा की है, जिसमें बताया गया है कि बढ़ती तेल कीमतों से रूस को भारी राजस्व लाभ मिल रहा है। यानी कि 5 मार्च को भारत को 30 दिन के लिए समुद्र में फंसे रूसी तेल कार्गो खरीदने की अनुमति दी गई थी। इसका उद्देश्य चल रहे संकट के दौरान आयातकों को सीमित स्तर पर आपूर्ति सुनिश्चित करने की सुविधा देना था। अमेरिका वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने कहा कि यह कदम बेहद सीमित और अस्थायी है। उन्होंने जोर देकर कहा कि इसका मकसद केवल बाजार को स्थिर करना है और इससे मॉस्को को कोई बड़ा आर्थिक लाभ नहीं होगा। अगर हम माने नैरेटिव को भी मात देने रहा ईरान, यानी कि अराघची ने फाइनेंशियल जो जानकारी दी है उसमें कहा गया है कि मौजूदा जो हालात है उसमें रूस को तेल कारोबार से रोजाना करीब $150 मिलियन की अतिरिक्त आमदनी हो रही है। साथ ही आपको बता दें कि संघर्ष के पहले 12 दिनों के भीतर ही रूस ने तेल निर्यात से लगभग $1.3 अरब से $1.9 अरब तक की अतिरिक्त कमाई कर ली है। साथ ही रिपोर्ट में यह भी अनुमान जताया गया है कि यदि तेल की कीमतें इसी स्तर पर बनी रहती है तो महीने के अंत तक मॉस्को को $3.3 अरब से लेकर $5 अरब तक का अतिरिक्त राजस्व प्राप्त हो सकता है। अमेरिका ने क्यों अलाउ किया रूसी तेल, ये भी सवाल उठ रहा है। दरअसल ईरानी विदेश मंत्री की यह टिप्पणी ऐसे समय आई जब ट्रंप प्रशासन जो है उन्होंने गुरुवार को 30 दिनों की छूट की घोषणा की। यानी कि ईरान ने 4 मार्च को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की घोषणा कर दी, जिसकी वजह से तेल आपूर्ति बाधित हुई और वैश्विक बेंचमार्क क्रूड ऑयल की कीमतें $100 प्रति बैरल से ऊपर पहुंच गई। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक है। यहां से दुनिया का लगभग 20% तेल और गैस सप्लाई होती है। अमेरिका के इस फैसले के तहत उन देशों को अस्थायी रूप से प्रतिबंधित रूसी तेल खरीदने की अनुमति दी गई है जो पहले से समुद्र में फंसे कार्गो के रूप में मौजूद है। यानी कि यूएस ट्रेजरी के अनुसार इस अस्थायी लाइसेंस के तहत उन रूसी कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों की डिलीवरी और बिक्री की अनुमति दी गई है जो 12 मार्च तक जहाजों पर लोड किए जा चुके थे। यह अनुमति वॉशिंगटन समयानुसार 11 अप्रैल की मध्यरात्रि तक प्रभावी रहेगी। इस कदम का उद्देश्य है कच्चे तेल की कीमतों को नीचे लाया जा सके। इसके साथ ही आपको बता दें कि हॉर्मुज जलडमरू मध्य से भारतीय जहाजों को मिली अनुमति। यानी कि इस बीच खबर है कि ईरान ने मध्य पूर्व में जारी तनाव के बावजूद भारत के झंडे वाले 2 एलपीजी जहाजों को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की अनुमति दे दी है। यानी कि जो जानकारी सामने आई उस जानकारी के मुताबिक 4 सूत्रों के हवाले से यह रिपोर्ट दी गई है कि रॉयटर्स ने 2 अन्य सूत्रों और साथ ही जो इंटेलिजेंस है उनके शिपिंग डेटा का हवाला देते हुए बताया कि सऊदी अरब का कच्चा तेल लेकर चल रहा एक टैंकर भी हॉर्मुज जल
डमरू मध्य से गुजरने के बाद शनिवार को भारत उसके पहुंचने की उम्मीद है। भारत को सुरक्षित मार्ग देने का भरोसा है। यानी कि भारत में ईरान के राजदूत मोहम्मद फथाली ने भी यह पुष्टि की है कि पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के बीच तेहरान भारत की ओर जाने वाले जहाजों को हार्मुज जल डमरू मध्य से सुरक्षित रास्ता देगा। उन्होंने इसके पीछे दोनों देशों की पुरानी दोस्ती और साझा हितों को कारण बताया। जब उनसे पूछा गया कि क्या ईरान भारत की ओर जाने वाले जहाजों को इस अहम समुद्री मार्ग से सुरक्षित गुजरने देगा, तो उन्होंने कहा हाँ, क्योंकि भारत और ईरान दोस्त हैं। हमें भविष्य दिखाई देता है। हम मानते हैं कि भारत और ईरान के बीच दोस्ती है और हमारे साझा हित है। यूएस के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, हमें मध्य पूर्व और पूरी दुनिया में परमाणु खतरे को खत्म करना था। हम अब ऐसी मजबूत स्थिति में हैं जैसे पहले किसी ने नहीं देखी। उनकी नेवी खत्म हो चुकी है, उनकी एयर फोर्स खत्म हो चुकी है, उनकी ज्यादातर सेना खत्म हो चुकी है, उनके पास कोई रडार नहीं है। आज हमने बहुत बड़े हमले किए हैं, बहुत जोरदार हमले। यह बात उन्होंने कही है जब उनसे पूछा गया कि नेवी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से टैंकर को सुरक्षित देना कब शुरू करेंगी, तो उन्होंने कहा यह जल्द ही होगा, बहुत जल्द होगा। बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान युद्ध में यूएस और इजराइल के मकसद थोड़े अलग हो सकते हैं। खैर, मुझे लगता है कि वे थोड़े अलग हो सकते हैं। मेरा अंदाजा है वे हमसे अलग देश है, लेकिन वह आपको बताएंगे कि यूएस जैसी ताकत पहले कभी नहीं थी। मैंने अपने पहले कार्यकाल में अपनी सेना को मजबूत बनाया। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस जो है, उन्होंने कहा कि अभी हम एक मिलिट्री ऑपरेशन में लगे हुए हैं ताकि यह पक्का किया जा सके कि ईरान के पास कोई भी न्यूक्लियर हथियार ना हो। यह एक बहुत ही सीधा सिद्धांत और पैमाना है। उन्होंने आगे कहा, मैं चाहता हूं कि हम सब मिलकर ना सिर्फ उत्तरी कैरोलिना के लोगों के लिए बल्कि हमारे सभी 50 राज्यों के उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करें जो वर्दी पहनते हैं और अमेरिका की सुरक्षा, हिफाजत और आजादी के लिए अपनी जान कुर्बान करने को तैयार रहते हैं। Well, I think the gas prices, as soon as that's over, are going to come tumbling down along with everything else. I think it's going to be, you're going to see a very big decrease in the price of gasoline, gas, anything having to do with energy as soon as this is ended. But we had to end the nuclear threat in the Middle East and throughout the world, and we will have done that. Mr. President. Still expect unconditional surrender, and what does that mean? Well, to me it means very simply that we are in a position of dominance that nobody's ever seen before. And whether or not they're able to say the words or whether or not they're able to even fight, their Navy is gone, their Air Force is gone, most of their military is gone, their big threat is gone in every way. But they have no radar, they have no anti-aircraft weapons, for the most part weapons, and definitely they have no way of determining what they call visibility. So just about everything is gone, and you'll see that. But today we've had some very, very big hits, very powerful hits. Mr. President, when will the Navy start escorting tankers to the Straits of It'll happen Hormuz? soon. Mr. President. I have, and we're discussing a couple of different things with them. Not only that, but Mr. President, on the SAVE Act, if Leader Thune cannot whip up the Republican support to either nuke the filibuster, reopen the government and pass the SAVE Act, or somehow it's not called the SAVE Act, it's called the Save America Act. You're right, sir. Do you think if Leader Thune can't accomplish that, do you think the Senate needs a new leader? Well, it's certainly a very popular thing. I don't think there's ever been a bill that's more popular than the Save America Act. It's voter ID, it's a proof of citizenship, it's things that are so popular. No men and women's sports, no transgender mutilization of our children, so many different things, and so good. No running around with the mail-in ballot nonsense that's gone on for so long that no other country does. No other country. We're going to clean up our elections. I don't think I've ever been involved in anything that's had the support of the Save America Act. So we'll see what happens. So, Mr. President, I've delivered that message too. I hope I get an A+ on this particular speech. But here, let me just leave you with one final thought. You heard Kelly and Michael and everybody's talked about this. This is one of, as I know very personally, one of the proudest states for military leadership and military service anywhere in the country. And I know you all are proud of that, and you should be.
We've got incredible bases from all across the services. We've got great Marine bases, Army bases, and so forth in the great state of North Carolina. And I know it's such an important part of this state, not just economically, that matters, but set to the side the dollars and cents. You all, raise your hand if you have served in the United States military. Let's give those guys a round of applause. So thank you to all of our veterans, a pretty good chunk of veterans just here in this audience. But here's the thing. You all know that right now we are engaged in a military operation to ensure, as the President has said repeatedly, that Iran can never have a nuclear weapon. That is a simple principle and standard. Frankly, every president has taken affirmative steps to ensure that Iran can never have a nuclear weapon. Now, but we also know that there are a lot of people from the state of North Carolina who are in harm's way right now. And so I want all of us, when we go home, we leave this event, I want all of us to say a prayer, not just for the North Carolinians, but for the people of all of our 50 states who put on the uniform and are willing to sacrifice for the safety and security and freedom of the United States of America. I want every single person, I want you to tell every single person who is serving overseas in harm's way that this crowd in North Carolina has their back. तो ईरान के विदेश मंत्री ने ट्रंप सरकार पर तंज कसा है और साथ ही बड़ा हमला बोला है कि जिस रूस से तेल नहीं खरीदने को लेकर दबाव बनाया जा रहा था, अब उस रूस से तेल खरीदने को लेकर के भी जो है वो इजाज़त दे दी गई है, जिसको लेकर के फिलहाल जो है आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। मेरे साथ फिलहाल अभी के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए लाइव इंडिया हर पल। नमस्कार। आप देख रहे हैं लाइव इंडिया हर पल।